ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट। सबसे पहले सॉइल होती क्या है, ठीक है। तो सॉइल जो है वो एक लैटिन वर्ड से डेराइव्ड है, सोलियम, ठीक है, जो कि होती है अपर लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सॉइल, ठीक है। अब एक टर्म होती है सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स को जो सबसे पहले पॉइंट किया था वो किया था कार्ल टर्जागी ने, ये याद रखना, ये पूछा जाता है, ठीक है। और इनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब सॉइल मैकेनिक्स होती क्या है? सॉइल मैकेनिक्स जो है इट इज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दैट कंसर्न एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स एंड टू स्मॉल एक्सटेंट, मतलब इसमें कुछ एक्सटेंट तक केमिस्ट्री भी लगती है, लॉज ऑफ मैकेनिक्स भी लगते हैं, हाइड्रोलिक्स के लॉज भी लगते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितनी भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं सॉइल से रिलेटेड, उनमें इसका यूज होता है सॉइल मैकेनिक्स का, ठीक है। और जो सॉइल के फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, ये तुम्हारे एसएससी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पैडोजेनेसिस। लिख लेना इसे, सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं पैडोजेनेसिस। ठीक है, दो पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इज कार्ल टर्जागी, ठीक है। और एक द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पैडोजेनेसिस। बाकी ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ सॉइल, डेफिनेशन ऑफ टर्म सॉइल एंड डेफिनेशन ऑफ टर्म सॉइल मैकेनिक्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि व्हाई वी नीड टू स्टडी सॉइल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इसको सॉइल को पढ़ने का क्या कंसेप्ट है, मतलब जितने भी तुमने देखे होंगे स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं, वेदर इट इज अ रोड, एम्बैंकमेंट और अ टावर और अ ब्रिज और अ टनल या डैम हो, कोई भी, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स किस पे फाउंडेड होते हैं? दे ऑल आर फाउंडेड ऑन सॉइल। उनकी जो डिजाइनिंग होती है, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे रिटेनिंग वॉल हो, चाहे पेवमेंट हो, अर्थन डैम हो, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर हो या स्लोप्स की स्टेबिलिटी हो, उनकी जो डिजाइन होती है वो सारी सॉइल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है कि सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या है। अब इनके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं सॉइल की, वो आगे पढ़ेंगे। तो इनकी जिनकी भी डिजाइन करते हैं हम, इनकी डिजाइनिंग कंप्लीटली डिपेंड करती है किस पे? सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या है। तो सॉइल की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे वॉइड रेशियो होता है, ठीक है, परमिएबिलिटी ये भी एक प्रॉपर्टी है, शियर स्ट्रेंथ एक प्रॉपर्टी है। तो इनके बेसिस पे हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे सॉइल का, मतलब कौन कौन से फीचर्स यूज होते हैं सॉइल के जो इनकी डिजाइन में यूज होते हैं, ठीक है। कोई पूछे कि सॉइल का सिविल इंजीनियरिंग में क्या यूज है, तो इन इनके एप्लीकेशन में उसका यूज होता है। अब सॉइल का ओरिजिन कैसे होता है, मतलब कि सॉइल की फॉर्मेशन क्या होती है। तो सॉइल का जो इनिशियल पार्ट होता है, मतलब जिससे सॉइल फॉर्म होती है, स्टार्ट किससे बनती है? सॉइल बनती है रॉक से, ठीक है। जब रॉक का मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता है या केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, सॉइल की वेदरिंग होती है। सबसे पहले सॉइल नहीं, बेसिकली रॉक होती है, रॉक की वेदरिंग होती है। वेदरिंग होने के बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। ट्रांसपोर्टेशन ये है मेन प्रोसेस सॉइल बनने का। ये मान के चलो कोई रॉक है, ठीक है, इस रॉक में इरोजन हुआ, अब इरोजन के भी प्रोसेस है वो पढ़ेंगे अभी। फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, इरोजन होने के बाद फिर वो ट्रांसपोर्ट होगी, फिर कहीं जाके डिपोजिट होगी, फिर अपहीवल होगी। अपहीवल मतलब दोबारा से उसका डिपोजिशन शुरू होगा, ठीक है। ये सारा प्रोसेस है सॉइल की फॉर्मेशन। फिर स्टार्टिंग से फिर इसका इरोजन स्टार्ट होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिपोजिशन होगा, अपीवल होगा। तो कोई पूछे सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये चार स्टेप्स हैं सॉइल फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये लिख रहा है सबसे पहले, सॉइल आर फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ रॉक ड्यू टू मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसके बाद एक्सपोज रॉक, मतलब जो एक्सपोज रॉक होती है वो इरोडेड होती है एंड डिग्रेडेड बाय वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। अब ये जो वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस हैं ये कौन कौन से हैं ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ इरोजन आर पिक्ड अप एंड ट्रांसपोर्टेड बाय सम,
ट्रांसपोर्टेड टू सम अदर प्लेस बाय विंड वाटर एटसेट्रा। तो ये कुछ वो है ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, मतलब मान के चलो सॉइल का इरोजन हो गया, इरोजन होने के बाद उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएगी, तो उसके रीजन क्या क्या है, मतलब किसके थ्रू जाएगी, मीडियम क्या है। तो एक मीडियम विंड है, एक मीडियम वाटर है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये जो डायग्राम है ये परफेक्टली डिपिक्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को, वही पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इन्हीं के बेसिस पे जो सॉइल का क्लासिफिकेशन होता है वो टू टाइप्स में होता है, एक तो रेसिडुअल सॉइल और एक होती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। अब मान के चलो ये कोई रॉक है, ठीक है। इस रॉक का जो वेदरिंग डिकम्पोजिशन हो रहा है वो इसी प्लेस पे हो रहा है और यहीं सॉइल फॉर्मेशन हुई। मान के चलो वाटर की वजह से, मतलब यहाँ वाटर आया, वाटर की वजह से इसकी वेदरिंग हुई। वेदरिंग जो है ना टूटने को बोलते हैं, ठीक है। इसकी वेदरिंग हुई, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ये ब्रेक हुई, ब्रेक होके ये सॉइल में कन्वर्ट हो गई। तो जो सॉइल में कन्वर्ट हुई उसका जो डिकम्पोजिशन हुआ ना वो इसी रॉक के ऊपर हुआ, तो इसको बोलेंगे रेसिडुअल सॉइल, मतलब वहीं बन गई है। और यदि इस सॉइल का यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इसकी वेदरिंग हुई, वेदरिंग होने के बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ और कहीं और जाके इसका डिपोजिशन हो गया, मान के चलो इस सॉइल का डिपोजिशन कहीं किसी और प्लेस पे हुआ, तो इसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। मतलब कि ये ट्रांसपोर्ट कर गई किसी और प्लेस पे। अब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो सबसे पहला जो स्टेप्स था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स में वो क्या था, वेदरिंग। अब जो वेदरिंग प्रोसेस है वो आइदर इट कैन बी मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब या तो फिजिकल हो सकता है या ये केमिकल हो सकता है। तो अब फिजिकल डिसइंटीग्रेशन के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, मतलब फिजिकली वो कैसे डिसइंटीग्रेट होगी। सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। मान के चलो ये रॉक है और टेम्परेचर यहाँ हाई हो रहा है, हाई हो रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है, तुमने देखा होगा कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्रैक्स आने डेवलप हो जाते हैं। तो जैसे जैसे इसमें क्रैक्स डेवलप होंगे, क्रैक्स डेवलप होने की वजह से ये क्या करेगी, डिसइंटीग्रेट करेगी, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में टूटेगी। और उसकी वजह से ये, मतलब फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर इसका कहीं और डिपोजिशन होगा। ये एक दूसरा एक्शन है फ्रोस्ट एक्शन। फ्रोस्ट एक्शन में क्या होता है, जो ट्रैप्ड वाटर होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस, ठीक है। अब जब वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये होगा कब, जब टेम्परेचर ऑफ दैट कंडीशन, मतलब जहां भी ये रॉक है उस वहां का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, ठीक है। अब मान के चलो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण वो आइस में कन्वर्ट हो गई। अब तुम में से कितने लोगों को पता है कि आइस का जो वॉल्यूम होता है, ये शायद 10th 12th में पढ़ा होगा तुमने, आइस का जो वॉल्यूम होता है इट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। अब किसी भी चीज का, मान के चलो ये थी, यही रॉक है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पहले वाटर था, ठीक है। आइस फॉर्मेशन हुई, आइस फॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ, इसका वॉल्यूम एक्सपेंड किया, आइस का वॉल्यूम एक्सपेंड किया। आइस के वॉल्यूम के एक्सपेंशन के कारण जो रॉक है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसकी वजह से यहाँ डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है रूट्स ऑफ प्लांट। अब इसमें क्या देखते हैं, रूट्स ऑफ प्लांट में क्या होता है, जैसे जैसे ट्री मतलब बड़ा होता जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो उसकी रूट्स है वो एक्सपेंड करती हैं। तो रूट्स के एक्सपेंड करने के कारण भी डिसइंटीग्रेशन होगा किसका, रॉक का। ये चीज आई समझ में या नहीं आई। ठीक है। नेक्स्ट आता है एब्रेशन। अब एब्रेशन क्या होता है, एब्रेशन को हिंदी में बोलते हैं घर्षण, मतलब जो फ्रिक्शन जो प्रोसेस होता है ना वही। अब क्या होता है, जब फ्लोइंग वाटर हो, एयर हो, कुछ भी हो, जब वो पास अवे करेगी किसी भी रॉक से, ठीक है। कभी भी तुमने देखा ही होगा, ये तो फ्लोइंग वाटर होता है, तो कोई रॉक वगैरह उसके मतलब रास्ते में हो तो उसको भी वो धीरे धीरे
वहां से रिमूव कर देती है, ठीक है, कटिंग डाउन शुरू हो जाता है उस रॉक का, ठीक है, इसी को बोलते हैं एब्रेशन। अब एनिमल्स वगैरह होंगे वहां प्रेजेंट, तो उनकी वजह से भी ये होगा, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट है किसमें, फिजिकल डिकम्पोजिशन कैसे होगा। अब केमिकल डिकम्पोजिशन कैसे होगा, केमिकल डिकम्पोजिशन के प्रोसेस है ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, लीचिंग और हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। ये मतलब तुम्हारे पेपर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, केमिकल और फिजिकल वेदरिंग याद कर लेना, ठीक है। इनके पॉइंट्स देख लेना कौन कौन से होते हैं, केमिकल के क्या क्या होते हैं। केमिकल में होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, लीचिंग, हाइड्रोलाइसिस। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये सारे पॉइंट्स तुमने केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, सारा का सारा ये केमिस्ट्री का पार्ट है। थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जैसे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन आयन रिएक्ट करता है जो उसमें मिनरल प्रेजेंट है, ठीक है, इसके कारण इसका मतलब एक चीज और याद रखना, जो केमिकल और फिजिकल प्रोसेस है इसमें क्या चेंज आएगा कि फिजिकल प्रोसेस में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे किसके, सॉइल के, वो सेम एज होंगे किससे, रॉक से। सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें क्या मिला है, एक फिजिकल कंपोनेंट ही तो मिला है। मान के चलो आईसी तो बनी है, उसमें कोई उसके कंपोजिशन में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जब भी केमिकल प्रोसेस होगा तो इसके कारण जो सॉइल मिलेगी ना उसके कंपोजिशन में डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू रॉक। रॉक का जो कंपोजिशन होगा उसके कंपोजिशन में और सॉइल के कंपोजिशन में डिफरेंस होगा, ठीक है। ये तो आ गई होगी समझ में। इसमें तो ये तो एक तरीके से ऐसे ही है कि यदि कोई फिजिकल प्रोसेस हो रहा है या कोई केमिकल, भाई सीधी सी बात है, जब कोई केमिकल रिएक्शन अकर होती हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलता है तो वाटर होता है, तो वाटर जो कंपोजिशन है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक तरीके से गैस है और वाटर एक लिक्विड है, तो वो उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। अब जो ये स्टार्टिंग में बताया, नहीं बेटर का कोई ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है बेटा कि बेटर कौन सी होगी, दोनों ही बेटर होंगी। ये तो सॉइल फॉर्मेशन हो रही है ना, इसमें बेटर का क्या है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, अब सॉइल जो है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडुअल, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, और ट्रांसपोर्टेशन, उसके बेस पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। मतलब ये जो है ना 4-5 और भी हैं आगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट में, तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट से भी और हर किसी के पॉइंट से भी, ठीक है। इनको नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल क्या है, फॉर्म बाय ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स के डिपोजिशन से होता है। लीचिंग क्या होता है, लीचिंग एक बार क्लियर कर देते हैं, ठीक है। लीचिंग में तुम्हें समझाता हूँ, ये तुम्हारे आगे इरिगेशन पढ़ोगे उसमें भी काम आएगा। लीचिंग क्या होता है, कुछ जैसे मान के चलो ये कोई सॉइल है, ठीक है, वैसे तो ये रॉक के टर्म में है पर मैं सॉइल के टर्म में तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें जैसे वाटर पेनिट्रेट हुआ, वाटर आया, ठीक है, तो कुछ वाटर सॉल्यूबल केमिकल्स होते हैं सॉइल के अंदर। सॉइल पार्टिकल ऐसा तो है नहीं कि उसमें केमिकल्स नहीं होंगे, ऑब्वियस है उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स होंगे। तो जो वाटर सॉल्यूबल केमिकल्स होंगे, जैसे कि मान के चलो उसमें सोडियम है, ठीक है, उसमें NaCl है, सॉल्ट है, ठीक है। अब ये सब क्या करेंगे, ये सब क्या है, वाटर सॉल्युबल वो है, तो ये क्या करेंगे, जैसे ही ये पेनिट्रेट आउट होगा तो जितने भी वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये वाटर में मिक्स होंगे, ठीक है, वाटर में मिक्स होके ये जो है सॉइल से पेनिट्रेट आउट हो जाएंगे, मतलब कि सॉइल से बाहर निकल जाएंगे। इसी प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। पढ़ लो क्या दे रखा है, लीचिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय वाटर सॉल्युबल पार्ट, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, दे आर डिजॉल्व एंड वाश आउट फ्रॉम द सॉइल बाय, मतलब ये प्रोसेस है जैसे रेनफॉल हुई, परकुलेटिंग वाटर से, सरफेस, सब सरफेस फ्लो से या अदर वाटर से, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हैं जिनके थ्रू वो वाश आउट होगा। आगे आदित्य समझ में। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। सबसे पहले आता है ग्लेशियर, ठीक है। जो ग्लेशियल है वो बनता है ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन ऑफ आइस। ये जो ग्लेशियर लिख रहा है इसकी जगह आइस कर लेना, ठीक है, क्योंकि सेम ही हो जाएगा, फिर समझ में ही क्या आएगा, ग्लेशियर ग्लेशियर,
ठीक है, आइस के ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन के कारण जो सॉइल बनती है उसको बोलते हैं ग्लेशियर सॉइल। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल जो कि ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर हो और डिपोजिट अलोंग स्ट्रीम हो। ठीक है, लेकोस्ट्राइन जो कि लेक के कारण हो। ये एल्यूवियल जो है वो रनिंग वाटर के कारण होगी, और लेकोस्ट्राइन स्पेशली मतलब इसका भी सब डिवीजन करें तो वो लेक के कारण जो डिपोजिशन होगा उसको बोलेंगे। ठीक है, मराइन सॉइल जो है वो सी में जो डिपोजिशन होता है उसकी वजह से। ठीक है, एओलाइन सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड। अब जैसे एओलाइन सॉइल होती है ऐसे ही एक होती है लुइस सॉइल। बेटा परकोलेटिंग होता है, जैसे ये सॉइल है ना, इसके अंदर वाटर है, ये वाटर विदाउट एनी रीस्ट्रेन, मतलब कि यहाँ सॉइल में रुके बिना सीधे नीचे जाए, इसको बोलते हैं प्रोसेस को परकोलेशन। मतलब तुमने सुना होगा वाटर परकोलेट आउट हो गया, मतलब कि कोई भी वो है, कोई भी मटेरियल है उसमें बिना रीस्ट्रेन हुए वो वाटर सीधा निकल गया, मतलब कि उसमें कोई इसके वाटर के कोई भी कंपोनेंट्स उसमें नहीं रुके। ठीक है, एओलिन एओलिन सॉइल बता दिया मैंने। एक लुइस सॉइल भी होती है, लुइस इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाई विंड। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होते हैं। अब ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड, ये क्या होता है ये आगे बताऊंगा, ये याद रखना कि ऐसा भी कोई टर्म आया था। ठीक है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। ठीक है, कॉलिवियल सॉइल क्या होती है, इट इज ट्रांसपोर्टेड बाई ग्रेविटी। इनमें से किसी में कोई डाउट? बेटा ये नेम ऑफ सॉइल्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स ऑफ सॉइल हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वो दे रखे थे तो मैंने रेफरेंस के लिए डाल दिए थे, बाकी ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल सबसे, कॉलिवियल था लास्ट, कॉलिवियल सॉइल होती है जो कि ग्रेविटी की वजह से ट्रांसपोर्ट होती है। ये तुम्हें टाइप ऑफ सॉइल में आइडिया लग रहा है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या ऊपर से ही जा रहा है? हाँ चंदन बोलो, डाउट बोलो। देखो बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें एक चीज बताई थी कि सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे कर रहे हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन और रेसिडुअल के बेस पे। तो ये जितनी भी अभी मैंने पांच छह तुम्हें सॉइल पढ़ाई, ये मैंने तुम्हें किसके बेस पे पढ़ाई, ट्रांसपोर्टेशन के बेस पे। इफ इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय आइस तो इसको बोलते हैं ग्लेशियल सॉइल। ठीक है, इफ इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, दैट इज रनिंग वाटर, तो इसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है, इफ इज ट्रांसपोर्टेड बाय लेक वाटर। ठीक है, और लेक भी वाटर, लेक वाटर जनरली क्वाइट होता है, क्वाइट मतलब स्टैंडिंग होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेकोस्ट्राइन। ठीक है, इफ इज ट्रांसपोर्टेड बाय सी वाटर तो इसको बोलते हैं मराइन। ठीक है, इफ इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी, अब कोई भी चीज ग्रेविटी की वजह से कब ट्रांसपोर्ट होगी, जब उसका कुछ वेट होगा, उसमें कुछ मास होगा, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, ये चीज बताई है अभी तक मैंने। बेटा क्ले अलग चीज है, सॉइल अलग चीज है, वो मैं बता दूंगा बाद में कि क्या क्ले है क्या सॉइल है, आ जाएगा समझ में, टेंशन मत लो उस चीज की। ठीक है, अभी ध्यान रखो कि सॉइल क्या है। ठीक है, क्ले जो है वो सॉइल का कंपोजिशन है एक। अब आओ ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है, दीज आर द रेसिडुअल सॉइल डिपॉजिटेड फ्रॉम बसाल्ट और ट्रैप रॉक। ठीक है, इनको बोलते हैं हम एक्सपेंसिव सॉइल। अब एक्सपेंसिव सॉइल क्यों बोलते हैं ये भी पता नहीं तुम्हारे सिलेबस में है या नहीं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये मतलब इसमें ब्लैक कॉटन सॉइल पे कितने भी स्टार मार्क लगा लो, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तुम्हें दिखेगा जरूर। ठीक है, अब ब्लैक कॉटन सॉइल को एक्सपेंसिव सॉइल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक मिनरल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मॉन्ट मोरिलोनाइट। ठीक है, बेसिकली जितनी भी क्लेई सॉइल होती हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल इज एन एग्जांपल ऑफ क्लेई सॉइल।
ठीक है। जितनी भी क्ले सॉइल होती हैं उनमें तीन तरह के मिनरल मेनली प्रेजेंट होते हैं, हो सकते हैं, मतलब तीनों में से कोई भी प्रेजेंट हो सकता है, या तो मोंटमोरिलोनाइट, या फिर आइलाइट, या फिर क्योलाइनाइट। ठीक है। ये जो मोंटमोरिलोनाइट होता है इसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंशन होता है। ठीक है। तो ये जिन भी तरह की क्ले सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनमें एक्सपेंशन सबसे ज्यादा होता है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल में, ब्लैक कॉटन सॉइल एक्सपेंसिव सॉइल होती है, इसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंशन होता है। ठीक है। जितनी भी इंडिया में सॉइल पाई जाती है उनमें से। ठीक है। नहीं तो ये जो बेंटोनाइट सॉइल है इसका एक्सपेंशन एक्सपेंशन जो है मैक्सिमम है, लेकिन जो बेंटोनाइट सॉइल है वो इंडिया में कम पाई जाती है। ठीक है। अब बेंटोनाइट सॉइल बनती कैसे है? बेंटोनाइट सॉइल बनती है डिकम्पोजिशन ऑफ वॉल्केनिक एश वगैरह से। ठीक है। लोम क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सिल्ट, सैंड एंड क्ले। ठीक है। अभी किसी ने एक चीज पूछी है कि सॉइल और क्ले में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये डाउट तुम्हें आगे तक रहेगा, तो थोड़ा सा इसको क्लियर करके चलते हैं। ठीक है, शुरू से। तो सबसे पहले सॉइल। ठीक है। ये जो टाइप्स ऑफ सॉइल मैंने पढ़ाई है ये तुम्हें कम से कम नहीं 40-50 मिल जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट बुक में। तो तुम्हारी मर्जी है तुम्हें जितनी पढ़नी हो, बाकी जितनी मैंने यहाँ लिखी है ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम्हें पढ़नी पढ़नी है। 1 मिनट वेट करते हैं, ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ बस। एम आई ऑडिबल? बुक के राइटर का तुम बीसी पूनमिया ले लेना, यदि तुम्हें मतलब डीपली स्टडी करनी है वो तो। बाकी ये मैं तो गुरमनदीप कौर की मैम की बुक है उसमें से पढ़ा रहा हूँ। बाकी तुम कहीं से पढ़ लेना, जहाँ से तुम्हें जो डाउट आए वो पूछ लेना। ठीक है। हाँ, तो हम सॉइल का क्लासिफिकेशन देख रहे थे। ठीक है। अब ये जो सॉइल है ना इसको ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली होती है कोर्स ग्रेन सॉइल, दूसरी होती है फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है। अब ये जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है ग्रेवल, एक होती है सैंड। ठीक है। और ये जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है सिल्ट, सिल्ट को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और एक होती है क्ले। अब जो इनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। 4.75, सॉरी 75 माइक्रोन से जो ऊपर का साइज होता है, साइज ग्रेटर देन 75 माइक्रोन, तो वो आती है कोर्स ग्रेन सॉइल में। ठीक है। और लेस देन 75 माइक्रोन जो साइज होता है वो आती है फाइन ग्रेन सॉइल में। ठीक है। अब जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है उसमें क्या क्या पढ़े थे हमने? एक तो पढ़ा था ग्रेवल, एक पढ़ा था सैंड। ठीक है। तो जो सैंड का साइज होता है वो होता है 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm तक।
ठीक है। और फोर ग्रेवल का जो साइज होता है वो होता है 4.75 से 80 तक। और यहाँ होती है क्ले और सिल्ट। बेटा कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ, जब हम स्टोन्स वगैरह पढ़ते हैं, जब हम सीमेंट कंक्रीट पढ़ा होगा तो उसमें होता है। उसके और इसके साइज में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, अभी मैं बता दूंगा कि कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के साइज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। एक होती है सिल्ट और एक होती है क्ले। क्ले का जो साइज होता है वो लेस देन होता है 2 माइक्रोन। ठीक है। और सिल्ट का जो साइज होता है वो होता है 75 माइक्रोन से लेके 2 माइक्रोन तक। ये मतलब लिख लो कहीं, याद कर लेना ये किसने पढ़ाया था तुम्हें? अच्छा, ये तुम्हें एग्रीगेट पढ़ाया होगा शायद सीटी में। ये सॉइल का साइज नहीं पढ़ाया होगा, एग्रीगेट पढ़ाया होगा तुम्हें। ठीक है, अब मैं एग्रीगेट का बता देता हूँ। जब हम एग्रीगेट पढ़ते हैं ना, तो इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट हम जो है और ग्रेवल और सैंड के बीच में लाइन खींच देते हैं, इतना याद रखना बस। इससे ऊपर, लाइन से ऊपर कोर्स होता है और इस लाइन से नीचे फाइन होता है। तो जब भी हम क्या पढ़ते हैं, एग्रीगेट, एग्रीगेट में जो कोर्स एग्रीगेट होता है वो ग्रेवल से शुरू होता है। तो कोर्स एग्रीगेट का जब डिवीजन करते हैं वो करते हैं 7.5, वो सॉरी 4.75 से ऊपर जो भी साइज होते हैं वो आते हैं कोर्स एग्रीगेट में। ठीक है। और इससे नीचे जितने भी साइज होते हैं वो आते हैं फाइन एग्रीगेट में। तो उसमें जो डिवीजन का वो है 4.75 और हमारी सॉइल में जो डिवीजन की लाइन है वो है 75 माइक्रोन। आ गया समझ में? लार्ज साइज फिलर, फाइन एग्रीगेट, स्मॉलर साइज फिलर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, यही है सर। मैं समझा नहीं, अब से क्या कहना चाह रहे हो तुम? ठीक है, बेसिकली वहाँ जो है ना, मतलब कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट वहाँ पढ़ने का क्या सेंस है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे ये कोर्स होता है, ठीक है, ये कोर्स है, इसमें फिर फाइन मिलाते जाओ। ठीक है, इसमें और फाइन मिलाते जाओ तो क्या होगा, इसके जो वॉइड्स है ना वो वॉइड्स कम होते रहेंगे। वॉइड्स जैसे जैसे रिड्यूस होते हैं वैसे वैसे क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल बढ़ती है। ठीक है। और हमारा पूरा सीटी में मेन क्राइटेरिया क्या है, स्ट्रेंथ का। ठीक है, जो तुम फिलर कह रहे हो ना वही समझा रहा हूँ, स्ट्रेंथ का। तो स्ट्रेंथ जैसे जैसे वर्ड्स कम होंगे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो वो कंसेप्ट होता है सीटी में। ठीक है, सॉइल में भी स्ट्रेंथ का कंसेप्ट होता है बट इतना नहीं पढ़ते हैं हम उस चीज को। आया ये चीज समझ में या नहीं आई? अब तो किसी को डाउट नहीं है क्ले क्या है, सिल्ट क्या है, ग्रेवल क्या है। कहीं तुम शायद कोबल्स बोलते हैं, ठीक है, कोबल्स वगैरह और पढ़ोगे। कोबल्स का जो साइज होता है वो 80 से ऊपर होता है। ठीक है, 80 से लेके शायद 300 तक होता है। ठीक है, ये कहीं आ जाए किसी एग्जाम वगैरह में तो देख लेना एक बार, 80 टू 300 होता है। ठीक है, मोस्टली तो ये तुमसे यही पूछेगा, कभी क्ले का साइज पूछ लेगा, कभी सिल्ट का, या कभी सैंड का, या कभी ग्रेवल का। ठीक है, मोस्टली तो यही साइज पूछते हैं वो लोग। बट फिर भी इसके अलावा कभी कुछ पूछ ले तो ये चीज याद रखना। ठीक है, ये तुम्हारी फर्स्ट यूनिट है, अभी दूसरी क्लास और लेके सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। क्या कहाँ यूज होता है रजन? तुम ही बताओ कहाँ यूज होता होगा।
आउटसाइड ऑफ वॉल, अरे कोबल्स वगैरह जो ज्यादा बड़े साइजेस वगैरह के होते हैं ना, ये सब रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज हो जाते हैं। कृष्णा ने सही बताया। किसी ने एक बीच में नाइट सॉइल के बारे में और पूछा था, है ना? तो नाइट सॉइल जो है ना, वो ह्यूमन वेस्ट वगैरह से जो सॉइल बनती है उसको नाइट सॉइल बोलते हैं। बाकी पढ़ लेना, ऐसा कुछ है नहीं, पूरा पहला थ्योरेटिकल है। अब तुम्हारे मतलब मेन बेसिक शुरू होंगे यहाँ से, देखना। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में और किसी को कोई डाउट? चलो बढ़िया है। 3-4 चीजें मेनली इंपॉर्टेंट हैं फर्स्ट यूनिट से। सबसे पहले तो कि सॉइल क्या होती है, ठीक है? सॉइल मैकेनिक्स के फादर कौन है? ठीक है, सॉइल बनती, द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ सॉइल दैट इज कॉल्ड एज पेडोजेनेसिस। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन की स्टेप्स क्या है? जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा वेदरिंग, कौन से एग्जाम में पार्थ? सबसे पहले हमने पढ़ा वेदरिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपोजिशन। ठीक है, ठीक है, फिर उसका अपहीवल। तो ये सारी प्रोसेस ये आती है। एक टाइप्स ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन किसके बेस पे होता है? रेसिडुअल और ट्रांसपोर्टेशन के बेस पे। अब जो ट्रांसपोर्टेड होती हैं वो भी कई तरीके की हो जाती हैं, जैसे एलिवियल सॉइल बताई, ठीक है, लेकोस्ट्राइन सॉइल बताई, मराइन सॉइल बताई, तो ये हो जाती हैं। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल इज एन एग्जांपल ऑफ रेसिडुअल सॉइल। ठीक है, अब वेदरिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें डिकम्पोजिशन कैसे कैसे होता है, तो उसके उसके ये बेटा नोट्स बनाने का अभी टाइम नहीं है, मैं तुम्हें वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, उसी से कर लेना। ठीक है, देखो सेम में तुम्हारे जो ये सेमेस्टर है ना, इसमें मोस्टली क्वेश्चन तुम्हारी इन्हीं बुक से आ जाएगा जो मैडम ने बना रखी है। और बाकी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई गुप्ता एंड गुप्ता वगैरह कोई बुक ले लो, उससे पढ़ो। अभी जितना मैंने पढ़ा दिया है उसको एक बार करना, उसको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक में जाके देखना। फर्स्ट यूनिट फिजिकल ये वाली जो है, इंट्रोडक्शन टू द सॉइल। और एक भी क्वेश्चन ना बने ना तब बताना, एक बार ट्राई तो करो क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन वैसा नहीं बनेगा कि ये कौन सी तरह की सॉइल है, एक आध यदि अलग से कोई सॉइल आ गई होगी तो, बाकी सारे क्वेश्चन बनेंगे, एक बार ट्राई करना। कंसेप्चुअल नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे ये भी कहीं कहीं पूछे हुए हैं कि फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है। ठीक है, फिजिकल प्रोसेसिंग में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, केमिकल का पूछा हुआ है, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन वगैरह। ठीक है, अभी इस लेक्चर में तो ज्यादा टाइम बचा नहीं है, किसी का कोई डाउट वगैरह हो तो वो पूछ लो।